हे गाइस एनिमल के इस एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में काफी सारी शॉकिंग चीजें हमें पता लगी कि कैसे जहाद और प्रिंसेस का सिस्टम कैसे चालू हुआ और उसके पीछे क्या रीजन था, और कैसे जहाद की भी एक फर्स्ट लवर थी जिसका नाम था आर्लिन ग्रेस और जो बैम को इस दुनिया में लेकर आई है। वहीं दूसरी तरफ हमने हेल जो के बारे में भी जाना, जो कि क्रागा के साथ डील करके बैठा है कि वो उसे इस जगह से बाहर निकाले और उसके साथ ही इस टावर पे कब्जा करना चाहते हैं। वहीं भी हमें ट्रोम फ्रेगमेंट के बारे में पता लगा जिसके वजह से क्रागा फ्लोर डेथ पर आया है। वहीं दूसरी तरफ हमें जहाज के भी कुछ सीक्रेट पता लगे और हमें पता लगने वाला है बैम के पास्ट के बारे में, जहाँ पे हमने पहली बार किसी आर्लिन ग्रेस नाम की औरत के बारे में सुना है। बैम के पास्ट के बारे में जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वीडियो में आगे बने रहें। बैम ने आर्लिन ग्रेसी नाम जैसे ही सुना वो सोच में पड़ गया। उसने ये नाम पहले भी नहीं सुना था और ये अचानक से बैम को याद आता है ये वही जगह थी जहाँ पर फग उसे लेके गए थे, यानी कि फ्लोर टेस्ट के बाद, और यही नाम उसे दिया भी गया था, ग्रेस। और चीजें बस यही शॉकिंग नहीं थी। इसके आगे बैम यही पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि आर्लिन ग्रेस मुझे इस दुनिया में लेकर आई थी। ऐसा कहने से तुम्हारा मतलब ये है क्या वो मेरी मदर थी। जहाँ एक तरफ बैम काफी हद चौंक गया था, वहाँ पे ग्रैंडजा उसे बताती है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम चाहो तो उसे मदर कह सकते हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज में। जो सुनकर बैम थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गया था। वहीं ग्रैम उसे बताती है कि मेरे रहने से पहले वो काफी समय से यहाँ पर थी और इसलिए मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें इस जगह पर लेके आने में उसका एक क्रूशियल रोल था, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो भी एक इरेगुलर थी जो कि 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स के साथ ही आई थी इस टावर के अंदर। बैम जैसे ही बात सुनता है उसके एंड में एक और क्वेश्चन आता है कि अभी के समय टावर में सिर्फ 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स ही हैं और साथ में किंग जहाद। जहाँ पे ग्रैम कहते बिल्कुल सही, लेकिन जब वो लोग इस टावर में आए थे तो वो टोटल 13 थे, लेकिन अब वो सिर्फ 11 बचे हैं। और अगर तुम सोचो इस तरीके से क्या क्यों 13 मंथ सीरीज को टोटल 13 पीसेस के अंदर बांटा गया था, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उसके पीछे कोई और रीजन हो कि इस चाबी को टोटल 13 पीसेस में बांटा गया। और वैसे भी काफी नेचुरल है कि इसका नाम 13 मंथ सीरीज रखा गया, क्योंकि ये टोटल उसके 13 कंपेनियन में बंटने वाला था, यानी कि जहाद और उसके 12 साथी, जिनमें से 10 फैमिली लीडर अभी हैं और में से ही एक थी आर्लिन ग्रेस। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग पहले ऐसा माना गया था कि इस टावर के अंदर टोटल 12 लीडर होते जहाद के अलावा, ना कि 10। जो बात सुन के बैम और भी ज्यादा चौंक गया था। जहाँ ग्रैम उसे आगे एक्सप्लेन करती है कि एक हिडन इरेगुलर था उनमें, जो कि मैं भी नहीं जानती थी और ना ही मानती थी जब पहले बार मुझे ये बताया गया था एना के द्वारा। जब एनी जहाद ने मुझे सारी चीजें बताई थी तो मुझे लगा कि हो सकता है उसका दिमाग खराब हो चुका है और अपनी सनक में उसे बहुत सारी भ्रम की चीजें पता लग रही हैं और वही दूसरे लोग को ही बता रही है, खासकर मुझे। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ ये चीज एनी जहाज भी समझती थी और इसलिए उसने मुझे कहा कि अगर मैं उस पॉकेट बॉल को ढूंढ लूं जो उसने छुपाया है तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए मैंने जहाद फैमिली के द्वारा बिछा के सारे जाल काटते हुए काफी मुश्किलों के बाद उस पॉकेट को ढूंढ निकाला। और उसमें जो चीजें थी वो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एना कोई पागल या सन की नहीं, वो कोई झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि उसकी कई सारी बातें एकदम सच थी। क्योंकि जो पॉकेट मुझे मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि आर्लिन ग्रेस का था, जो कि उसने बहुत लंबे समय तक यूज किया था एक समय पे। और उस पॉकेट के अंदर एक डायरी सेव की गई थी जो कि खुद आर्लिन ने लिखी थी। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर एनी जहाद को ये कहाँ से मिली, लेकिन आर्लिन ग्रेस एक रियल पर्सन थी। और अगर आर्लिन ग्रेस की डायरी की माने तो उसमें ऐसा बताया गया था कि आर्लिन ग्रेस अपने कुछ साथियों के साथ, यानी कि 10 लीडर्स के साथ टावर में एंटर की थी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी पर। वही आर्लिन ग्रेस बाकी लोगों से अलग काफी मिस्टीरियस मंत्रों का यूज कर सकती थी, अलग अलग स्पेल ही उसकी स्पेशलिटी थी। और उस टाइम पे जब वो टावर में आए थे उसी समय से जहाद को आर्लिन ग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा क्रश था, लेकिन आर्लिन शुरू से ही किसी और से प्यार करती थी, एक दूसरा अनदर हिडन कंपेनियन जो उन्हीं के साथ था, जिसे वो जैसे ही मिली उससे प्यार करने लगी थी। और आर्लिन ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था वी। और तुम्हारे नाम में जो वियोल है वो शायद उसी पर्सन के नाम से आया है। ये एक ऐसा वॉरलॉर्ड था जिसको लूसलैक, जो कि अभी फक का हेड है, उसका नौकर हुआ करता था। और जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ी उनकी प्यार की जर्नी भी आगे बढ़ती रही और उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना। और जर्नी के एंड में एक टाइम पर जहाज ने अनाउंस किया कि अब वो टावर के ऊपर नहीं चढ़ेगा और वो बना यहाँ का किंग, जहाँ पे वी और आर्लिन अभी भी टावर पे चढ़ना चाहते थे। और उन्होंने जहाज को काफी क्रिटिसाइज किया था टावर में क्लाइंबिंग बंद करवाने के लिए। और अगर आर्लिन की माने
तो उसने जहाद को कुछ इस तरीके से बयान किया कि वो अपनी बेफालतू की बातों में अंधा हो चुका है। बाकियों के समझाने के बाद भी वो रुकने वाला नहीं। आर्लिन ने उसे समझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन जहाद बिल्कुल भी नहीं रुका था और उसने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एक डील की, जिसके बाद उसे इस टावर का किंग घोषित किया गया था। और उसके ठीक कुछ समय बाद ही आर्लिन को ढूंढते हुए जहाद उसके पास आया और उसने उसे प्रपोज किया शादी के लिए। लेकिन आर्लिन पहले से ही वी के साथ इंगेज थी और इसलिए उसने जहाद के प्रपोजल को मना कर दिया और वो वी के साथ भाग गई। और उसके कुछ समय बाद ही उन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ चालू किया गया था, और वो था जहाद का अपोजिशन करना और एक ऐसी वॉर को स्टार्ट करना ताकि वो लोग उस चाबी को चुरा सके जो कि जहाद ने अपने पास रख रखी थी, जिसके थ्रू 134th फ्लोर के ऊपर भी जाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन सारी इंसिडेंट की वजह से जहाद काफी ज्यादा गुस्से में था और चिढ़ा हुआ था, और इसीलिए उसने भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ाई की। बहुत लंबे समय की लड़ाइयों के बाद इस टावर के अंदर काफी सारे चेंजेस आए। इसी प्रोसेस में 10 लीडर के बीच में भी आपस में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो गए थे और उनके अपने ही लफड़े थे। लेकिन इनके बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ मिला नहीं आर्लिन के पॉकेट में मुझे। लेकिन एक चीज तो कंफर्म थी, जो कि इस डायरी से मुझे पता लगी कि किसी रीजन की वजह से, जो कि हमें नहीं पता अभी तक, 10 लीडर्स ने जहाद का साथ दिया और अल्टीमेटली वी और आर्लिन उस युद्ध के अंदर हार गए और वो एक तरीके के फ्यूजिटिव या भगोड़े बन गए। और इसी टाइम में जब वो भागी थी, आर्लिन की बॉडी कुछ अलग ही एक्सपीरियंस देने वाली थी। उसके अंदर एक और लाइफ वेट कर रही थी इस दुनिया में आने के लिए। ये बात सुनते के साथ ही बैम काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और शॉक भी हो गया था। जहाँ वो ग्रैम से पूछता है काफी तेजी के साथ, क्या तुम्हारा मतलब वो बेबी? जहाँ पे ग्रैम उसे बीच में ही रोक देती है और उसे कहती है नहीं, वो बच्चा मर्डर कर दिया गया जहाद की वजह से। तब बैम को लग रहा था कि वो बेबी खुद बैम है, लेकिन उसका मर्डर जहाद के द्वारा हो गया। सुन के तो और भी ज्यादा शौक लग गया था बैम को। जहाँ पे ग्रैम आगे बताती है कि जैसा कि रूमर्स है, उस टाइम पीरियड में जहाद को पता लग गया कि आर्लिन को एक बेबी होने वाला है, और इसीलिए उसने बदला लेने के लिए उस बच्चे को और आर्लिन को ढूंढ निकाला और आर्लिन के सामने उस बच्चे को मार दिया। और ये सब तब हुआ था जब उस बेबी को बॉर्न हुए भी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था। अगर आर्लिन की पॉकेट की माने तो इस इंसिडेंट को उसने इस तरह से डिस्क्राइब किया है, जिसमें वो जहाद को लेके काफी ज्यादा गुस्सा थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट थी उसको लेकर, वो उसे काफी ज्यादा नफरत करती थी। और इस इंसिडेंट के बाद से आर्लिन की जो डायरी थी उसमें जो चीजें बताई गई हैं वो रिकॉर्ड बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं थे और काफी नेचुरल सी चीज भी है। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसका दिमाग बिल्कुल सनक सकता है, या ऐसा भी कह सकते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी पूरी तरीके से। उसके अंदर एक इतना ज्यादा दुख था उसके बच्चे को खोने की वजह से, और उसी सेम टाइम पे काफी ज्यादा क्रोध भी था जहाद को लेकर, और ये दोनों चीजों से पागल बनाई जा रही थी। और ऐसी मेंटल कंडीशन में उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन वो उसमें ही फेल हो गई, क्योंकि वो पहले से इमॉर्टल बन चुकी थी, ठीक 10 लीडर की तरह जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डील कर ली थी। और इस वजह से एंड में वो अपनी लाइफ को खत्म भी नहीं कर पाई। लेकिन जो वी था वो काफी डिफरेंट था, और किसी रीजन की वजह से उसने वो इमॉर्टैलिटी का डील एडमिनिस्ट्रेटर के साथ नहीं किया था। और जब उसने अपने प्यार को इतने ज्यादा बुरे हाथ में देखा तो उससे सहा ना गया, और इसीलिए उसने अपनी खुद की जान ले ली। और अगर आर्लिन की डायरी की माने तो वी ने ऐसा करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था आर्लिन के लिए, जिसमें लिखा था सब कुछ भूल जाओ और अपने इस कंपेनियन के पास वापस लौट जाओ और खुशी से अपनी बाकी जिंदगी को बिताओ। लेकिन आर्लिन जहाज और बाकी 10 लीडर के पास नहीं लौटी, और कई युगों तक वो इस टावर के अंदर भटकती रही और इस टावर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रही अकेले। और काफी लंबे समय के बाद फिर उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। उसने अपने मैजिक का यूज किया ताकि उसकी चाइल्ड की जो बॉडी थी वो सड़े ना और गले ना, और उसने अपनी बॉडी को ठीक वैसे ही रखा था। और इतना सारा कष्ट उसने जो उठाया उसके पीछे उसकी एक सिंपल सी सोच थी, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर उस टावर के बाहर चली जाती है तो उसको कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा इस चाइल्ड को वापस से जिंदा करने का, इस दुनिया में लाने का। और फाइनली स्टोरी का एंड आ चुका था, जहाँ ग्रैम काफी सीरियस होकर कहती है कि उसकी डायरी के एंड में उसने लिखा कि उसने फाइनली वो रास्ता ढूंढ लिया जिसकी वजह से वो इस बेकार जगह से बाहर निकल पाई, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ना जहाज की चलती थी ना किसी एडमिनिस्ट्रेटर की। ऐसे तो उसे पता नहीं कि वो जगह कौन सी थी, लेकिन जब तक उसे आकाश के अंदर चमकते तारे दिखते हैं बिल्कुल उसके ठीक अपने घर जैसे, तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी उस जगह को छोड़ने के बाद भी, यानी टावर को छोड़ने के बाद भी, उसके अंदर का जो गुस्सा था और जो दर्द था वी को लेकर और उसके मरे हुए बच्चों को लेकर, वो उसे कभी भी पीछे नहीं छोड़ पाई। और इसलिए फाइनली डिसाइड किया
कि उस बच्चे की बॉडी को बाहर के गॉड को ऑफर कर देगी। जब आर्लिन का ये मानना था कि किसी दिन इस आउटसाइड गॉड की पावर इस बच्चे के अंदर आ जाएगी और ये वापस से जागेगा और वही चाइल्ड वापस से डोर खोलेगा इस टावर का और एक दिन यहाँ पर वापस आएगा जो कि बदला लेगा आर्लिन के प्यार का और खत्म करेगा उस युद्ध को जो कि उसने अपने हाथों शुरू की थी। जहाँ पे बच्चा इस करप्ट पावर को डिस्ट्रॉय कर देगा और वापस से ट्रुथ को इस टावर के अंदर स्थापित करेगा और जो गॉड का मैसेंजर होगा वो देगा एक रेड थ्रोन इस बच्चे के हाथ में, जिसका यूज करके ये बच्चा यहाँ के लालची राजा का गला काटेगा और इसके साथ ही वो चाबी भी ढूंढेगा जिसके बाद इस टावर के ऊपर भी जाना पॉसिबल हो पाएगा और सभी को लीड करेगा टावर के ऊपर के हिस्सों में। और फाइनली ग्रैम एक लंबी सांस भरते हुए कहती है कि इस प्रोफेसी में जिस चाइल्ड की बात की गई है वो तुम हो, जियोविल ग्रेस। जहाद और 10 लीडर ने पूरी कोशिश की ताकि वो सारे रिकॉर्ड मिटा दें इस टावर के अंदर से आर्लिन के और तुम्हारे। उन्होंने सारे स्ट्रक्चर, सारे रिकॉर्ड और जितनी भी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन मिले, उन्होंने वो सब चीजें धीरे करके डिस्ट्रॉय कर दी। जैसा कि हमने आर्लिन हैंड करके भी एक जगह देखी थी वर्कशॉप बैटल से पहले जहाँ पे हॉरियांग कोमा में गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहाद और बाकी लोग यहाँ तक भी गिर गए कि जो वर्कशॉप के अंदर जो आर्टिफिशियल लाइफ बनाई गई है या उनकी जो मेमोरीज हैं उनको भी ऑल्टर किया गया है और एक तरीके से वो नकली बनाई गई हैं। लेकिन जैसा भी देख के पता लग रहा है डेस्टिनी अभी भी नहीं बदली है क्योंकि यहाँ पर तुम आ गए हो। वहीं दूसरी तरफ आर्लिन के जो रिकॉर्ड थे वो भी आज तक एग्जिस्ट करते हैं और अगर इन सभी चीजों को सच माना जाए तो तुम्हारी डेस्टिनी थी तुम एक दिन इस जगह पर वापस आओ। और ठीक इस मोमेंट पे सीन कट हो जाता है, फोकस करता है रेचल पे जो कि फाइनली यूरा आगे बैग से बाहर आ गई थी और काफी ज्यादा अनरेस्ट फील कर रही थी क्योंकि सूटकेस के अंदर काफी ज्यादा कम जगह थी और काफी अनकंफर्टेबल था फंसे रहना। जहाँ पे यूरा ये सुनकर रेचल से माफी मांगती है और ये कहती है कि हम एक बहुत ही डेंजरस जगह से आ रहे थे इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया तुम्हें बाहर निकालने में। जहाँ हम देखते हैं हाकिन को भी जो कि बाहर आ चुका था और क्राका वाइट को कहता है कि पहली बार है जब मैं तुमसे इन पर्सन मिल रहा हूँ और मैं हूँ क्राका जो कि सबसे नया स्लेयर है फक के अंदर। हाकिन जैसे क्राका को नोटिस करता है उसे गुस्से से देखते कहता है बास्टर्ड एरोगेंट लिटिल पंक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आसपास चीजों को इतना खराब करने की जबकि पूरे टाइम तुम ये नाटक कर रहे थे कि तुम मेरी मदद करना चाह रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इज्जत नहीं बची है मुझे लेकर सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी स्लेयर की पोजीशन चली गई है। क्राका थोड़ा सा घबरा गया था ऐसे एग्रेसिव हाकिन को देखकर। जहाँ वो कहता वाइट तुम्हें रिवाइव करने का एक और तरीका है, वो पावर यहीं पे है फ्लोरो डेथ पे। जो सुनकर हाकिन काफी इंटरेस्टेड हो जाता है। जहाँ क्राका कहता है कि मैं बाकियों को इसके बारे में डिटेल लीक नहीं कर सकता इसलिए मैं प्राइवेट में बात करेंगे। ये सुनते के साथ ही हाकिन का पूरा मूड बदल जाता है। जहाँ वो कहता है अरे हाँ चलो चलो, मुझे तो पहले से पता था कि तुम एक्चुअल में बहुत ही डिसेंट गाय हो। इन दोनों को ऐसे जाते देखकर यूरा और रेचल अपने उन्हें सोच रहे थे कि कैसा बंदा है ये, कैसे सही में ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं। और अब हम देखते हैं यूराहा को रेचल को बात करते हुए जहाँ पे दोनों एक दूसरे से बात करते कैसे दोनों सरप्राइज हो गए कि इन्हें पता नहीं था कि ट्रेन पर एक स्लेयर भी होगा। जैन के सामने वैंगनन और मीसिंग बैठे हुए थे। जब वैंगनन इस बात को सुने कहता है कि तुम कपड़े चपोतने में मेरे से ज्यादा स्किल हो, जिस सुनकर रेचल खुश हो जाती है और उसे थैंक्स करती है इस कॉम्प्लीमेंट के लिए और कहती है मुझे ये आदत बचपन से ही है। जब वैंगनन कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हारी बेइज्जती मार रहा था कि तुम्हारे पास बस यही स्किल है। जहाँ पे रेचल कहती है हंसते हुए कि कोई नहीं, फिर भी तुमने मेरे अंदर इंटरेस्ट तो दिखाया, मेरे लिए वही काफी है। तो वैंगनन कहता है मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि वियोल जैसा अच्छा बंदा तुम्हें भला क्यों फॉलो करता रह रहा है इतने लंबे समय से। रेचल जब इस बात को सुनते हो कहती है कि तुमने अच्छा कहा उसे, हाँ ये तो सच है क्योंकि मैम सही में एक बहुत ही नाइस बॉय है और मैं बुरी हूँ। जब वैंगनन कहता है तुम सही में बहुत ट्विस्टेड हो, जिस पर रेचल कहती है कि वैसे भी ये सच है और तुम तो इसे यही सच मानते हो कि मैं एक बैड पर्सन हूँ और इसीलिए मैं बैम से भी इस चीज को, इस नेचर को दूर रखना चाहती थी। जहाँ पे वैंगनन इस बात को सुन के कहता है कि तुम अब बहुत अच्छा बनने की नाटक कर रहे हो जब तुमने इतने सारे लोगों को किल किया है, वो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम सही सपने देख रही हो। जो सुनकर रेचल भी हंसने लग जाती है और कहती है हाँ मैं थोड़ा सा बड़ा चिढ़ा के तो कह रही हूँ अपने बारे में, लेकिन अब बहुत हुआ, अब मुझे बैम से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे वैंगनन कहता है तुम सही में एक साइको हो और कोई भी इंसान जिसका दिमाग जगह पर हो वो भला इतने सारे मुश्किलों में ऐसी चीजें क्यों करेगा, भला उसे ऐसा क्या चाहिए होगा, मनी, पावर या तुम किस तरह की डार्क लॉर्ड बनना चाहती हो। लेकिन रेचल सिंपली इन सब चीजों के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं तो एक काफी सिंपल सी चीज चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ एक नीले आसमान को जिसके अंदर काउंटलेस स्टार्स हो जो कि बहुत ही अच्छे से चमकते हो और साथ ही में एक ठंडी सी हवा
जिसका झोंका मुझे लगे इन्हें देखते हुए। और यही वो ब्यूटीफुल व्यू है जिसके लिए मैंने आज तक इतनी सारी चीजें की हैं। और जो भी इतने सुंदर दृश्य को देखे तो जीवन भर उसे निहारता रहे अपनी पूरी जिंदगी। और अगर मैं एक बार भी ऐसा कर पाऊं तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी अपनी पूरी जिंदगी के लिए। जहाँ पर ये बात सुनते वैगनर पूछता है तुम किस पर्सन की बात कर रहे हो, किसके जैसे तुम इस व्यू को देखना चाहती हो। जहाँ पे रिचल कहती है हंसते हुए कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रिचल अपने मन में सोचती है कि अर्लिन मुझे नहीं पता कि बैम का तुम्हारे साथ क्या लेना देना है, लेकिन लेजेंड में जो बच्चे के बारे में प्रोफेसी की गई थी वो मैं ही हूँ और तुम्हारी जो विश है वो पूरी होगी और उसे पूरा करने वाला मैं होंगी, क्योंकि वो मैं ही हो सकती हूँ सिर्फ। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हाकिन को और क्राका को, जहाँ पे हाकिन काफी ज्यादा एक्साइटेड था और कह रहा था कि अगर मेरे रिवाइव होने की यहाँ पे कोई तरीका है तो जल्दी से मुझे बता दो। जहाँ पे क्राका कहता है ठीक है वाइट, यहाँ पे एक सोर्स है तुम्हारी पावर का जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तुम्हारे अंदर जितनी पावर है वो सारी सोल की पावर है और बिना तुम्हारे क्लोन के भी जब तक तुम्हारे पास बहुत सारी सोल्स है तुम अपनी खोई हुई पावर को वापस ला सकते हो, है ना। जिस पर वाइट कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, अगर मैं अपनी असली पावर को अचीव कर लूँ तो मैं किसी भी चीप इमिटेशन वाले स्पेल को जो कि रोइनेस के ऊपर लगाया था उसको तोड़ सकता हूँ बहुत आराम से। वेव क्राका आगे एक्सप्लेन करता है कि फ्लोरोडेथ पे एक्चुअली एक जगह है जिसको जाना जाता है स्पिरिट रूम के नाम से। ये वही जगह है जहाँ पे सभी लोगों की सोल को स्टोर किया जाता है फ्लोर ऑफ डेथ पे, जहाँ पे लोगों से जो सोल ली जाती है एंट्री के टाइम पे इसको इसी जगह पर रखा जाता है छुपाकर। और अगर एस्टिमेट की माने तो कम से कम यहाँ पे 10,000 सोल्स होंगी, यहाँ तक कि कई सारे रैंकर्स की भी। और अब हाकिम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, जहाँ पे ग्राहक कहता है कि अगर तुमने गलती से भी इन सोल को ऑब्टेन कर लिया तो सोचो तुम्हारी पावर कहाँ पहुंच जाएगी। जो सुनने के साथ ही वाइट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है और कहता है क्राका मुझे एक और चीज डिटेल में बताओ, मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें वापस से डीवी जोन्स दिखाया जाता है जो कि टीवी के सामने बैठा था और वो बकवास सा न्यूज चैनल देख रहा था। लेकिन उसके माइंड में अभी भी क्राका की बातें चल रही थी कि कैसे क्राका ने उसे कहा था कि जो लोग यहाँ पर छुप कर आए उनमें से एक के पास वो एबिलिटी है वो जो डेवी जोन्स को इस जगह से बाहर निकाल सकती है। और इसलिए अब वो अपने कुछ साथियों से पूछता है कि गाइस तुम्हें क्या लगता है जो क्राका कह रहा था वो सच है या नॉनसेंस। जहाँ पर जोन्स का एक आर्मी कमांडर सांचेज द पियर्सर उसे कहता है कि ये सभी नॉनसेंस और बकवास बातें हैं जो कि क्राका कह के गया है, वो सिर्फ हमारा एडवांटेज लेना चाहता है, आप उसकी बातों पर कोई अटेंशन मत दो मास्टर जो। दूसरी आर्मी कमांडर शार्लेट द टेम्प्रेस उसे कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा सच्ची हैं और ये झूठ हो सकती हैं। जहाँ पे तीसरा आर्मी कमांडर विलकॉट द विंडी कहता है कि मैं इन सभी से डिसएग्री करता हूँ, मुझे लगता है ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और हमें उसे एक चांस देना चाहिए। जहाँ एक और आर्मी कमांडर इस बात से सहमत होता है और कहता है कि अगर वो झूठ बोल भी रहे हैं तो हम उनसे बाद में डील कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी पावर है मास्टर जो। और फाइनली यहाँ पे आर्मी कमांडर एस सॉन्ग द थ्रेटर भी बोलता है कि अगर एक भी चांस है कि वो लोग सच बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना चाहिए, हम बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस चांस को जाने देने से। इन सभी के विचार सुन के मास्टर जो वापस से अपनी सोचने पड़ जाता है कि अगर सही में क्राका थोड़ा सा भी सच कह रहा है तो इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसके अपने ड्रीम को पूरा करने की, जाने के फ्लोर डेथ को छोड़ के जाने की। लेकिन ये भी अच्छा नहीं होगा कि ऑफर को सुन के ये पागल हो जाए और क्राका के पीछे पीछे घूमना शुरू कर दे उसके पालतू कुत्ते की तरह, क्योंकि इसके पास और भी हाई प्रायोरिटी है फक के अलावा भी। जब मैं कॉमिक पढ़ते पढ़ते उसे लग रहा था कि जिनके बारे में ये बातें हो रही थी यानी कि जो लोग गायब हो गए थे वो पक्का नॉर्थ सिटी की तरफ गए होंगे। और अगर कोई तरीका होता बिना खुद को गधा दिखाए उन लोगों को पकड़ने का तो सही में कमाल हो जाता। जहाँ पे जो कॉमिक पढ़ रहा था उसे देखकर उसे एक आइडिया आ जाता है और इसी के साथ हेल जो एक आदेश देता है कि जितने भी होल्स हैं उनका यूज करके मैसेज पहुंचा दो पूरे हेल फ्लोर पर ठीक इसी समय में कि जो थ्रोन फ्रेगमेंट है वो इसी के पास है और जिसे भी ये चाहिए वो अगर हेल जो के कासल को अटैक कर सकता है और ले सकता है। तो यहाँ पे हेल जो काफी एक्साइटेड था और वो अपने लोगों से कहता है कि सभी को कह दो कि जिसको भी थ्रोन फ्रेगमेंट चाहिए मुझसे लड़के और जीत के ले जाए, यहाँ तक कि फक के लोग भी। जो सुन के एक आर्मी कमांडर कहता है लेकिन हमारे पास थ्रोन फ्रेगमेंट है ही नहीं, हम भला ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पे जोन्स उसे समझाता है कि हम उन्हें बस फंसाना चाहते हैं यहाँ आने के लिए। फाइनली क्राका तक भी इस न्यूज को पहुंचाने के लिए कहता है क्योंकि वो चाहता है कि फक भी इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इस मौके यूज करके वो उन्हें भी बहुत अच्छा लेसन सिखा सकता है। क्योंकि
क्योंकि वो अगर अभी इससे हार गए तो उनके पास बिल्कुल औकात नहीं रहेगी इनसे वापस कोई थ्रोन फ्रेगमेंट मांगने की। इसके साथ वो अपने आर्मी कमांडर्स को भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करो। और डेविड जोन्स एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है हम सभी आउटसाइडर को बिल्कुल साफ कर देंगे। जैसे ही इस मूवमेंट के अंदर वो इस कासल में कदम भी रखेंगे थ्रोन ढूंढने के चक्कर में, और उसके बाद हम जाएंगे इस जगह से बाहर, इस नग से बाहर निकलकर हम करेंगे इस टावर पे रूल। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं यूरी और इवानी की टीम को, जहाँ पे वो लाल बाल वाली लड़की यानी कि रियून की फ्रेंड इन्हें रास्ता दिखा रही थी। जहाँ यूरी इससे पूछती है कि हमें और कितना दूर जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है जैसे हम पता नहीं कितने बरसों से चले ही जा रहे हैं। लेकिन से अगले मोमेंट वो लड़की कहती है कि हम पहुंच गए, और यहाँ पे हम देखते हैं एक अजीब सी खुफिया जगह को, जिसे ये लड़की बताती है कि रेड विच गाइड का एक सीक्रेट प्लेस है जिसे जाना जाता है गैलस्टोन विलेज के नाम से। कून भी जगह को देख काफी इम्प्रेस था और कहता है काफी बड़ा है। जहाँ पे एंडोर से सोची इसका नाम इतना अजीब क्यों है गैलस्टोन। अब ये लोग र्यून से मिलने जा रहे थे और तभी पीछे से र्यून भी आ जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया आई, अब मैंने यहाँ से आगे लीड करूंगी। जैसे ये लोग र्यून को देखते हैं एंडोर से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने आप गायब क्यों हो गई थी, ये बहुत ही अनफेयर है। र्यून वहाँ से आगे बढ़ जाती है, कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, और इसी बात में मैं तुम्हें हेल्डो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जहाँ पे कून इन बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रैम को और बैम को, जहाँ पर गैरम साहब बैम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है ये सारी बातें सुनने के बाद, खासकर अपने बारे में। जहाँ पे बैम अब काफी ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब सी फील हो रही है और बिल्कुल भी रियल तो नहीं लगती सुनने के बाद। इस पर गैरम कहती है कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब तुम इस जगह पे वापस आए तो तुम्हें ऐसा फील नहीं हुआ जैसे तुम काफी बिछड़े थे अपने घर से और काफी समय बाद तुम अपने घर लौटे हो। रैम जो इस बात को सुनता है तो काफी सरप्राइज हो जाता है, कहता है हाँ बिल्कुल सही, जब मैं इस जगह पे आया था मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं काफी अच्छी जगह पर आया हूँ और एकदम घर वाली फीलिंग आ रही थी। और अब गैरम बताती है कि यही वो जगह है जहाँ पे आर्ली ने तुम्हें बर्थ दिया था और तुम्हें बड़ा भी किया था कुछ समय के लिए। जब बैम ये बात को सुनता है कि यहाँ पे आर्ली ने इसे जन्म दिया था और इसकी पालन पोषण भी कुछ सालों के लिए यहीं पर हुई थी, तो ये काफी ज्यादा बड़ी चीज थी बैम के लिए। जब गैरम कहती है कि हाँ और इसीलिए जगह इतनी इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से जहाद ने उसके जाने के बाद अपने यहाँ पे एक ऑल्टर बनवाई जब आर्लिन यहाँ से गायब हो गई। पता नहीं क्यों लेकिन किंग जहाद कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस था आर्लिन के साथ, और उसने इस लैंड के अंदर अपनी एक श्राइन भी बनवाई है ताकि यहाँ के लोग उसको वर्शिप कर सके उस लैंड पे जहाँ पे आर्लिन ने तुम्हें बनाया था। यहाँ चारों तरफ जहाद के फॉलोअर थे जो कि इस लैंड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। इस जगह को उन्होंने काफी ज्यादा पवित्र कर दिया था जो कि आर्लिन के लिए काफी ज्यादा मैटर करता था, और इसीलिए ऐसा लगता है जैसे इसी कारण की वजह से सजा देने के लिए वो आया एक दिन जिसने इन सभी को ना कोई माफ किया और ना ही इन्हें दूसरा मौका दिया। उसने इनके कुकर्मों की सजा दी इन्हें इनका कर्फल मिलने के लिए उसने इस टावर के सिंशु को रेड कर दिया, और साथ ही हम उसे जानते एंड्रयू द मैसेंजर ऑफ द गॉड के नाम से, जो कि यहाँ पर आया था गॉड की तरफ से तुम्हें थ्रोन देने के लिए। इस जगह पे हम देखते हैं हॉकनी को और माता को भी, जो कि इस जाइंट बग की आंखों से बाहर के दृश्य देख रहे थे, जो काफी सुंदर लग रहा था क्योंकि वहाँ पे काफी बर्फ पड़ रही थी। इन दूसरे ग्रैम और बाम अभी बात कर रहे थे जहाँ गैरम कह रही थी कि इसी वजह से यहाँ पे जहाद ने सारी चीजें सारे सबूत मिटा दिए क्योंकि आर्ली ने तुम्हें यहाँ पे जन्म दिया था। और अगर पॉकेट की माने तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे कुछ समय बाद वो आया यानी कि मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड्रयू, जिसके बाल लाल कलर के डिस्क्राइब किए गए हैं, और उस दिन यहाँ पर बारिश हुई काफी समय बाद जो कि एक तरीके की खून की बारिश थी जो कि यहाँ के आसमान से बरसते जा रहा था बिना रुके। उसके आने की सबसे पहली चीज जो उसने कही थी, उसने कहा था कि जो विश्वास करते हैं इस फॉल्स किंग के अंदर वो यहाँ बने रहेंगे और बार बार मौत का सामना करेंगे। उस समय के जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने जब इस बात को सुना तो काफी ज्यादा अजीब बिहेव किए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो सभी सेंस कर सकते थे कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। और एंड्रयू की बात को सुन के काफी सारे लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया क्योंकि एंड्रयू ने कहा था कि सिर्फ वहाँ पे वही रहेगा जो कि नकली राजा को पूछता है। लेकिन जहाद के जो फॉलोअर्स यहाँ पे थे जो कि काफी कट्टर और रेडिकलाइज थे, उन्होंने एंड्रयू को अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके कुछ समय बाद ही आसमान से काफी सारे स्पेयर जो कि काउंटलेस थे रेड शिंशु के फॉर्म के बने हुए बैटलफील्ड में गिरने लगे और एक एक करके सारे फॉलोअर्स को चीरते हुए निकल गए। जात के जितने फॉलोअर ने भी एंड्रयू को अटैक करने की कोशिश की थी उनमें से कोई भी इस अटैक से नहीं बच पाया और जमीन पे वो ऐसे करके गिरने लगे जैसे कि कोई मक्खी या मच्छर। और इन सारे फॉलोअर को खत्म करने के बाद ठीक अपेयर हुआ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो कि काफी गुस्से में था।
लेकिन चीजें बस यहीं खत्म नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटर भी डिफीट नहीं कर पाया आराम से एंड्रयू को। और इतना मैसिव एडमिनिस्ट्रेटर जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था, उसने कई बार अपने रूप को बदला एंड्रयू से फाइट करते हुए। जैसा कि जनरली लोग टावर में मानते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो बॉडी है, उसका ब्लड, उसका फ्लैश है, वो एक तरीके से अक्षय है, यानी कि जिसका नाश नहीं किया जा सकता। ये बीइंग एक तरीके के इमॉर्टल होते हैं और इनविंसिबल होते हैं, जिन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये भी एंड्रयू के अटैक के सामने नहीं टिक पाए ज्यादा देर। यहाँ तक कि इनके ब्लड को इनकी बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, इनकी चमड़ी उधेड़ दी गई। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटर की जो सबसे मिस्टीरियस एबिलिटी है, यानी कि शिनचो को कंट्रोल करना अपनी मर्जी से, वो भी एंड्रयू के कुछ भी सामने काम नहीं आई। दोनों की फाइट इतनी भयंकर थी। फ्लोर पे जितने माउंटेन्स थे, जितने समुद्र थे या जितनी बिल्डिंग थी, वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए और जितना भी ग्राउंड था वो सभी लाल हो गया। फाइट के एंड में एडमिनिस्ट्रेटर हार गया और हमेशा के लिए सुला दिया गया। इस फ्लोर का जो शिनचो था, उसने अपना मास्टर खो दिया। और इस इंसिडेंट के बाद काफी लंबे समय तक ऐसा कहा जाता है कि वर्षा होती रही शिनचो की, जो कि ऊपर से नीचे गिरी थी एडमिनिस्ट्रेटर की बॉडी से। और यहाँ का पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया और इस जगह को जाना गया फ्लोर ऑफ द डेथ के नाम से। यहाँ पे 11वीं साइड जो एक्सप्लेन करी थी, हम सभी को गूज़बम्प्स आ रहे थे, ठीक बैम की तरह। जहाँ पे ग्रैम आगे बताती है कि इसके ठीक बाद काफी सारे अफवाहें और रूमर्स फैलने लगे टावर के अंदर। कहा जाने लगा एक डिवाइन और एक वेपन जिसे थ्रोन के नाम से जाना जाता है यहाँ पर है, जो कि ज़हात को ही मार सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि एंड्रयू ने इसे यहाँ पे कहीं छुपा दिया था और ऐसा करने के बाद वो कहीं गायब हो गया। और अगर रूमर्स की माने तो फग ने इस थ्रोन को ढूंढना शुरू कर दिया था उसके कुछ समय बाद से। यूं काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि कोई आएगा और इस थ्रोन का यूज करके चाहत को खत्म कर देगा। बैम भी चीज को सुन के समझ गया था कि आखिर फग ने क्यों इसे थ्रोन दिया। तब सारी चीजें पानी की तरह क्लियर हो गई थी बैम के माइंड में कि आखिर क्यों इसे एक स्लेयर बनाने की कोशिश की जा रही है इतने लंबे समय से। और चाहत को वो लोग ऐसे ही नहीं इतना नफरत करते। और फक के काफी हाई ऑर्डर में शायद कोई ऐसा मानता है कि बैम आर्लिन का सन है। और टावर में आने से पहले भी उसकी डेस्टिनी फिक्स की गई थी कि वही एक समय आके स्लेयर बनेगा शुरुआत से और एक दिन जहाज को भी खत्म करेगा इस थ्रोन का यूज करके। दूसरी तरफ हम देखते रून को, जो कि यूरी और बाकी टीम को कहीं लेके जा रही थी। जहाँ यूरी पूछती है तुम मुझे हेल्ड्रो के बारे में कुछ बताना चाहती हो, आखिर ये कौन सी बात है। मैं इसके बारे में पहले भी कुछ स्टफ सुन सकी हूँ उस लड़की से जो कि हमें यहाँ लेकर आई थी, लेकिन लगता है उसने हमें पूरी बात नहीं बताई अभी तक। जहाँ रून कहती है हाँ बिल्कुल सही, मैं भी जब यहाँ पहली बार आई थी तब मुझे हेल्ड्रो के बारे में डिटेल में पता लगा। ऐसे मैं दूसरे रास्ते को फॉलो करके यहाँ पर आई हूँ जिससे तुम लोग आए हो, क्योंकि जिस रास्ते से मैं यहाँ पर आई हूँ वो रास्ता सिर्फ रेड विचेस के लिए है और उसके बारे में किसी और को नहीं पता होना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे लीड करूंगी अगर तुम अलग अलग आओगे, लेकिन सिचुएशन बदल चुकी है। जब यूरी कहती है कि तुमने हेल्ड्रो के बारे में क्या सुना है, मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे चाहती हो हेल्ड्रो से फाइट करवाना ताकि यहाँ पर बैम को फायदा हो सके और उसे थ्रोन का आखिरी फ्रैगमेंट भी मिल जाए। जब रून कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वियोल की वजह से तुम्हें हेल्ड्रो से फाइट करवाना चाहते हैं, इसके पीछे कोई और बात भी है। और यहाँ पे रून बताते काफी सीरियस होके कि एज अ रेड विच गाइड मेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी भी है उसके साथ। जहाँ पर कुछ इस बात को सुनता है तो मन में सोचता है कि गाइड के भी अपने कुछ पर्सनल दुश्मनी हो सकती है किसी के साथ। यूरी इस चीज को सुन के थोड़ा सरप्राइज हो गई थी और कहती है कि इस टावर में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि गाइड को भी अपना पर्सनल दुश्मन बना लेते हैं, भला ऐसे कौन है। फिर रूरी ने बताती है कि इस फ्लोर पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है और गाइड की कोई भी एबिलिटी हमें काम नहीं आती जो कि नॉर्मली वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, और हम भी यहाँ पे वैसी हैं जैसी कोई और रेगुलर ह्यूमन। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, गाइड के लिए एब्सोल्यूट है कि वो ट्रेवल करे फ्लोर ऑफ डेथ पे एज अ तीर्थ यात्रा, और ये भी उन जगहों में से एक है जो कि पिलग्रिमेज मानी जाती है रेड विचेस गाइड के लिए। और हम उन मेमोरीज का यूज करते हैं जो कि पास डाउन किया गया था एजिस से हमारी सारी जनरेशन में हमारे ग्रेट पेरेंट्स की वजह से। या वो इवान की तरफ देख के कहती है जो सिल्वर डाफ होते हैं वो भी पिलग्रिमेज पे यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनका रास्ता अलग होता है और वो जगह भी है ना इवान। यहाँ पे इवान भी चीज से एग्री करता है और ये भी कहता है कि हम जिस जगह पर गए थे वो भी पूरी तरह से काफी बुरी हालत में थी, लेकिन हमें पता है कि ऐसी कोई जगह है फ्लोर डेथ पे जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। यार यून कहती है कि एंड्रयू जब इस जगह पर आया था उसके बाद फ्लोर ऑफ डेथ पूरी तरह से चेंज हो गया था। उस समय के बाद ज्यादातर लोग जो इस जगह पर थे उनमें से काफी सारे लोग मारे गए और कई सारे रैंकर के लिए भी, चाहे वो हाई रैंकर ही क्यों ना हो, उनके लिए काफी मुश्किल था बिना शिनचो के सरवाइव करना, क्योंकि वो कांटेक्ट ही नहीं कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। लेकिन ये जगह थोड़ी सी लकी थी, हम
लोग लकी थे कि हम लोग सराउंडेड थे एडमिनिस्ट्रेटर की बॉडी की वजह से, और ये जगह पूरी तरह से आइसोलेट हो गई थी आउटसाइड एरिया से। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर थे उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आई। सरवाइव करने के लिए उनके पास ना ही खाना था और ना ही बाकी बेसिक नीड की चीजें। उन सभी की एज काफी जल्दी बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि जहाज की आर्मी उन सभी लोगों को मार रही थी जो भी सरवाइव कर गया था फ्लोर ऑफ डेथ पे एंड्रू के जाने के बाद, ताकि वो सारे र्यूमर्स को खत्म कर दें जो भी लोग फैला रहे थे एंड्रू के बारे में कोई भी बात। काफी लंबे समय के बाद दो हाई रैंकर यानी कि डी शाह और डी शाह उन्होंने इस जगह को लीड किया और एक सॉल्यूशन ढूंढा। उन लोगों ने अपने मैजिक का यूज किया और एक जगह बनाई जिसको हम जानते हैं स्पिरिट रूम के नाम से, जहाँ पे उन्होंने यहाँ के सारे सिटीजन्स की सोल को स्टोर कर लिया और डेवलप किया एक ऐसा तरीका ताकि बिना एज बढ़े ही लोग यहाँ पर रह सके हमेशा के लिए। लेकिन जिन लोगों पे भी इस स्पेल का इस्तेमाल किया गया था वो सभी जगह कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते थे और इस जगह पर हमेशा फंसे रहने के बदले में उन्हें मिलती इटर्नल लाइफ, यानी कि वो लोग अमर हो जाते एक तरीके से, जहाँ वो कभी भी नहीं मरते। यहाँ कई लोगों ने सदियां बिताई हैं इन होल्स को गार्ड करते हुए ताकि जो सीक्रेट है वो लीक ना हो जाए आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। लेकिन सभी चीजें चेंज हो गई जिस मोमेंट पे जो यहाँ पर आया। जो यहाँ पर इस जगह को छोड़ के जाना चाहता था और वो स्पेल को भी तोड़ना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली जब ये चीज वो नॉर्मली नहीं कर पाया तो उसने डी शाह को इस जगह से बाहर निकाल दिया और कॉन्कर किया साउथ सिटी को। इस जगह के रूल्स को भी तोड़ दिया और उसने हाथ मिला लिया बाहर की पावर के साथ, यानी कि फग के साथ। फग ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेंगे जब तक वो काम करता रहेगा उनके साथ और उन्हें मदद करेगा थ्रोन फ्रेगमेंट देने की। तो काफी समय से लास्ट फ्रेगमेंट ऑफ थ्रोन को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इस प्रोसेस में उसने एक गाइड को भी हार्म किया था जो कि इस जगह पर आई थी अपना तीर्थ करने के लिए। जिसके साथ ही र्यून यहाँ पे एक बक्से को खोल रही थी जहाँ पे इस बात को काफी ध्यान सुन रहे थे यूरी और इवान। और यहाँ पे हम एक बॉडी को देखते हैं जिसको प्रिजर्व किया गया था इस बॉक्स के अंदर, और यून बताती है कि ये गाइड पूर्वज थी उस लड़की की जो कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। और साथ ही ने बताती है कि इस गाइड को हेल्जो ने पकड़ लिया था जब इस जगह पर आई थी। उसे काफी समय तक टॉर्चर किया, प्रेशर में दिया ताकि वो थ्रोन फ्रेगमेंट को ढूंढ सके उसके लिए। लेकिन जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने से बहुत ही क्रूर और खतरनाक और दर्दनाक मौत दी। जो बात सुन के यूरी शॉक हो गई थी। एक रेड विच जहाँ इसकी बॉडी को भी देख रहे थे जो सड़ चुकी थी। यून बताती है कि ऐसा लगता है कि हेल्जो को बात नहीं पता कि गाइड की जो एबिलिटी जगह पे काम नहीं करती। अगर उसे पता होता तो ऐसा कभी नहीं कहता कि एक गाइड यहाँ पे थ्रोन फ्रेगमेंट को ढूंढ सकती है। जहाँ तक बात है गाइड की, वो अपनी डेस्टिनी देख सकते हैं और इसीलिए ना ही वो कभी डरते हैं और ना ही अवॉइड करते अपनी खुद की मौत को। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने फेट को। लेकिन इस गाइड ने कुछ अलग किया। उसने अपनी मौत को अवॉइड करने की कोशिश की। जब उसने उस जगह से भागने की कोशिश की तो उसे हेल्जो ने पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए कासन में ले गया, जहाँ पे उसके मरने से पहले ऐसा माना जाता है कि इस गाइड ने काफी ज्यादा भीख मांगी थी अपनी जिंदगी की हेल्जो से, लेकिन वो उसे मिली नहीं। इस गाइड ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि उसका मरने का समय अभी नहीं आया है। लेकिन हेल्जो ने सारी चीजें नहीं सुनी और उसने उसे मार दिया, यहाँ तक कि उसकी डेस्टिनी को भी डिफाई कर दिया। एक तरह सैड स्टोरी चल रही थी। उसी मोमेंट पे एक अनाउंसमेंट होती है जो कि थी उन सभी घुसपैठी लोगों के लिए जो कि इस जगह पर आए हैं। और ये अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि मैं हूँ हेल्जो, रूलर ऑफ द साउथ सिटी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस जगह में किसने आने दिया, लेकिन अगर तुम आ गए हो तो मुझे पता है तुम किसी खास चीज के पीछे हो और वो चीज मेरे पास है। दूसरी तरफ नॉर्थ सिटी में हॉकने और माता भी इस अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं। जब वो सोच रहे थे क्या ये बैम के बारे में बात कर रहा है, अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि जो चीज ये लोग ढूंढ रहे हैं वो चीज इसके कासल के अंदर है। इसीलिए चूही बिल्ली का खेल छोड़कर सीधे वो इसके सामने आ सकते हैं इसके कासल में अटैक करके, और अगर वो इसे डिफीट कर देते हैं तो फिर इन्हें वो मिल जाएगा जो कि ये चाहते हैं हेल्जो से। लेकिन इससे पहले उन्हें उसके सर्वेंट और उसे दोनों को डिफीट करना होगा यहाँ पर आकर, और अगर ये नहीं आएगा तो वो ये चीज फक को दे देगा। जब ग्रैंड साहब और बैम ये सुन लेते हैं, जहाँ पे हेल्जो ने काफी ज्यादा धमकी दी थी कि या तो ये लोग समय से आ जाए चाहे स्पेशल समथिंग जो चीज है वो फक को वापस दे देगा। इसी के साथ तो सभी को तार मारते हुए कहता है कि मेरा मानना है कि तुम इतने स्ट्रांग हो गए कि इन सब में मुझे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाए। यहाँ पर रेचल भी इस अनाउंसमेंट को सुनकर सोच रही थी कि थ्रोन फ्रेगमेंट क्या इसके कासल में है। तो दूसरी तरफ यूरी सोच रही थी कि जो किस बारे में बात कर रहा है और कौन सी चीज ये लोग ढूंढ रहे हैं जो उसके कासल में है। इवान अपने मन में सोच रहा था कि शायद हमारे लिए ज्यादा बड़ी परेशानी हो सकती है जितना हमने सोचा था। यारून इन्हें समझाती है कि ये थ्रोन फ्रेगमेंट की बात कर रहा है जो कि शायद हेल्जो के कासल में है। फिर इन्हें साफ शब्दों में कहती है कि पक्का कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें एक फेवर की तरह ये मांगा था कि तुम हेल्जो को यहाँ से निपटा दो। लेकिन अगर थ्रोन फ्रेगमेंट सच में उसके कासल में है तब तो तुम्हें एक और रीजन मिल जाता है हेल्जो से फाइट करने के लिए।
क्योंकि वियोल भी उस चीज को ढूंढ रहा होगा और शायद वहीं जाए। तो यूरिज़ा तुम अब क्या करोगी? दूसरी तरफ ग्रैमजा इस बात को सुनती है तो कहती है कि लगता है हेल जो फिर से कोई ट्रबल करने की तैयारी में है। बैम ने इसके बारे में पहली बार सुना था। गैरम उसे बताती है कि वो करेंटली साउथ सिटी का राजा है और यहाँ के पुराने सम्राट यानी कि ग्रैंड डी जा को उसने अपने जेल में बंद कर रखा है और खुद को एक लीडर बना लिया है। और जितना मुझे पता है मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो फक के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहा था उन्हें थ्रोन फ्रैगमेंट पहुंचाने का। तो मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था कि आखिर ये बंदा है जो कि थ्रोन फ्रैगमेंट दे रहा था फक को। जिस पे गैरम कहते बिल्कुल सही, और इसके बदले वो चाहता है कि वो लोग इसे यहाँ से बाहर निकालें इस नर्क से। लेकिन पिछले कुछ समय से वो काफी परेशान था क्योंकि उसे उसका आखिरी हिस्सा नहीं मिला, यानी थ्रोन फ्रैगमेंट का आखिरी हिस्सा। पर जितना मुझे लगता है कुछ भी हो जाए फाइनल गेट कीपर ने तो हेलड्रो को तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं बताया होगा कि तुम इस जगह पर आए हो। और अगर ऐसा चल रहा है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम्हारे जो बाकी साथी थे जो किसी सेम टाइम पे यहाँ पर आए हैं वो पक्का जिंदा है। और मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस भी उस चीज से कि वो लोग अभी तक अलाइव हैं। सीधा तो ये भी कहती है कि अभी के लिए हमें उन पे छोड़ देना चाहिए हेलड्रो से डील करने के लिए, क्योंकि जो उसने कहा है वो साफ एक झूठ है। क्योंकि जो आखिरी हिस्सा है थ्रोन फ्रैगमेंट का वो तो नॉर्थ सिटी में यहाँ पर, और वो छुपा हुआ है डीप इनसाइड स्पिरिट रूम के अंदर। ग्रैमजाद ये भी एक्सप्लेन करती है कि इस जगह पे एक जगह है जिसे कहा जाता है स्पिरिट रूम, जो कि नॉर्थ सिटी के अंदर प्लेस्ड है, जिसके अंदर सारे लोगों की सोल को छुपाया गया है जो फ्लोर डेथ पर अभी हैं। और जो नॉर्थ सिटी के पुराने रूलर थे यानी कि ग्रैंड डी जा, वो इस जगह को अभी भी डिफेंड कर रहे हैं ताकि कोई इस जगह पर ना जा सके। और उन्होंने अपनी सत्ता अपने बेटे यानी कि ग्रैंड डी ली को दे दी थी और रिटायर हुए थे कुछ समय पहले। और ये उन लोगों में से भी एक है जिन्होंने अपनी आंखों से एंड्रयू को देखा था, और उन्हें भी ये बात पता है कि थ्रोन फ्रैगमेंट कहाँ पर है। और अगर तुम उसे लेने जाओगे तो तुम्हारी पावर को टेस्ट जरूर करेंगे, और अगर तुमने उस टेस्ट को पास कर लिया तो तुम्हें फाइनल फ्रैगमेंट मिल जाएगा। इसके साथ ही ग्रैम ये जगह भी दिखाती है जिस पाल के थ्रू वो डी जा के कैसल तक पहुंच सकता है। अचानक हाकिन को कुछ अजीब सा फील होता है जहाँ पे उसे एक मेमोरी दिखाई जाती है। और इन दूसरी तरफ गैरम साहब ये बताती है कि ऑफ कोर्स कोई भी ऑर्डिनरी डी रैंक रेगुलर उस टेस्ट को कहीं पास नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम अगर सही में रियल डील हो, जो मैं सोच रही हूँ तुम वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी हो, तो तुम उस टेस्ट को जरूर पास कर सकते हो। और तुम्हें एक्नॉलेज करने के बाद वो तुम्हें वो थ्रोन फ्रैगमेंट भी दे देंगे। मुझे पता है तुम काफी कंफ्यूज हो गए हो सारी बातें सुन के जो तुमने आज जानी मेरे से, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें इस जगह तक लेकर आई है, और अब ये फाइनली तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से पाथ को चुनते हो। तुम अपने डेस्टिनी को इग्नोर करके किसी दूसरे रास्ते को चुन लेते हो, मैं तुम्हें कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, क्योंकि इस डेस्टिनी को चुनना ही अपने आप में एक काफी डिफिकल्ट और काफी बड़ा बर्डन है। लेकिन बैम काफी उदास मन के साथ लेकिन काफी ज्यादा डिटरमाइंड होके कहता है कि नहीं, मैं करूंगा ऐसा, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी नहीं है बल्कि ये मेरी खुद की विल है। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं बैम को हॉकनी और माता के पास लौटते हुए, जहाँ पे माता इसको आते हुए देखकर कहता है फाइनली तुम आ ही गए, आगे इतने देर तक तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। जहाँ हॉकनी माता को डांटते हुए कहता है मैं तुम्हें कहा था ना कि दूसरे लोगों के काम से मतलब मत रखो। बैम इन्हें सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो अकेले जाना होगा, क्योंकि एक जगह है जहाँ पर मुझे जाना है किस चीज को ढूंढने के लिए, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम लोग को अपने साथ लेके जाना चाहिए। तो माता उस जगह को देखता है जिसके बारे में बैम कह रहा था। वो कहता है क्या तुम यहाँ जाना चाहते हो डी जा के कैसल में? हॉकनी जो कुछ सोच रहा था कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता? तो सुन के बैम थोड़ा सा शॉक हो जाता है। माता हॉकनी को समझाने की कोशिश करता है तुम्हें पता है ना उस जगह के बारे में, लेकिन हॉकनी कहता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कितनी डेंजरस जगह है, लेकिन मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। माता उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि डी जा उस जगह पर खुद है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी पिक्चर अभी भी इस जगह पर है और तुम्हें उसे भी ढूंढना है। लेकिन हॉकनी कहता है मुझे पता है मैं अपनी पिक्चर ढूंढ लूंगा, और जैसा तुमने कहा मुझे ये भी पता हो जाए डेंजरस है, लेकिन मुझे वहाँ जाना ही होगा कि मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि वहाँ जाने के बाद मुझे शायद और भी कुछ वैल्यूएबल चीज मिल जाएगी। माता अपने मन में सोचता है क्या ये भी एक डेस्टिनी है, और वो एग्री कर जाता है वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि अगर हॉकनी को अपने साथ लेके जाना चाहता है तो वो भी इनके साथ चलेगा, क्यों कहता है कि वो पहली बार जा चुका है और वो उन्हें रास्ता भी दिखा सकता है, और वैसे भी वो इनके साथ इतनी दूर आया है तो अब बीच में रास्ते में उन्हें नहीं छोड़ सकता, ऐसा अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोग साथ में जाने का डिसाइड करते हैं फाइनली। इसी तरह हमें दिखाया जाता है एंट्रेंस हेलड्रो के कासल का, जहाँ पे एक आर्मी कमांडर खड़ा था, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि भला मुझे यहाँ पर गार्ड करने का मौका क्यों मिला, वो भी एंट्रेंस पे। क्या ये लोग इडियट हैं? इनको ऐसा लगता है कि मैं सबसे कमजोर हूँ और इसलिए उन्होंने मुझे सबसे आगे खड़ा किया है, लेकिन उनको लगता है कोई रॉन्ग आइडिया हो गया है, मैं कोई कमजोर नहीं, खासकर पहले से तो बिल्कुल भी नहीं।
जब से हेल्ड्रो ने मुझे अपनी पावर शेयर की है अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी उसके मन में एक दूसरा थॉट आता है कि हो सकता है मैं सबसे पावरफुल हूँ, उन्हें पता है इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे गार्ड ड्यूटी दी है एंट्रेंस पे, क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूँ मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ, यहाँ तक कि फक को भी। मुझे पता है लॉर्ड हेल्ड्रो मुझे बहुत मानते हैं। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कासल तुम्हारा कमाल का है। और जैसे ही दूर से देखता है वहां से दो लोग आ रहे थे जो कह रहे थे कि हेल्ड्रो नाम का बंदा क्या ही वही है जो कहीं और छुपा हुआ है। दूर से आते दो लोग और कोई नहीं बल्कि यूरी जहाद और इवान थे जो कह रहे थे कि चलो इस बच्चे से फटाफट निपटा जाए, इस काम को खत्म करके बैम को ढूंढा जाए। जहाँ पे आर्मी कमांडर इन दोनों को नोटिस कर लेता और कहता है कि फाइनली ये लोग आ गए, लेकिन ये दोनों अकेले क्यों आए भला, क्या ये लोग पागल हैं। साथ ही गार्ड उन्हें अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था और यूरी के ऊपर सबसे पहले अटैक करता है काफी खतरनाक तरीके से। यूरी स्माइल के साथ कहती है कि ये तो काफी इम्प्रेसिव स्टार्ट है, लेकिन यूरी को ऐसे स्माइल करते हुए देख कर कमांडर चिढ़ जाता और कहता है तुम अपने फेस से स्माइल हटा लो मोर्टल। जिसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। और इसी हेल्ड्रो और यूरी जात के बीच में अब जो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, इसी पॉइंट पर आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको और बहुत बड़े बड़े खुलासे और बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। जहाँ पे यूरी जात ने तो फाइट शुरू कर दी है, वहीं पे हेल्ड्रो और क्राका भी जल्दी मैदान में आ जाएंगे। दूसरी तरफ बैम भी अब थ्रोन फ्रैगमेंट के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रेचल भी अपने आप को चाइल्ड ऑफ द प्रोफेसी समझती है और उस थ्रोन फ्रैगमेंट को पाने के लिए सब कुछ करेगी। वहीं हमें जहाद के बारे में पता लगा कि उसने कैसे कैसे कांड कर रखे हैं इस टावर के अंदर, और बैम के पेरेंट्स के बारे में भी कि वो कौन अर्लिन, ग्रेस और वी थे और उनके साथ कितना बुरा हुआ था। लेकिन चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और सारी चीज़ें अभी रिवील भी नहीं। तो अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके सजेस्ट करें। तब तक के लिए बाय गाइस।